वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए हैं 2024 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म मर्सी किलिंग की स्टोरी। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में स्वेच्छा नाम की बच्ची प्रोटेस्ट कर रही होती है, उसे मर्सी किलिंग चाहिए। उसका कहना होता है कि हमारा संविधान हमें आर्टिकल 21 में इज्जत के साथ जीने के साथ साथ इज्जत के साथ मरने का भी हक देता है, इसीलिए मुझे मर्सी किलिंग का हक चाहिए। एक अकेली बच्ची इज्जत से मरने की मांग कर रही है। ये खबर तुरंत ही सुर्खियां बटोर लेती है। सारे न्यूज चैनल्स इस चीज को कवर कर रहे होते हैं। वो अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि मर्सी किलिंग का आखिर मतलब क्या होता है। जब कोई इंसान काफी बीमार पड़ जाता है और वो अपना खुद ख्याल नहीं रख पाता और किसी और इंसान पे बोझ बन जाता है, तो पेशेंट खुद मरने की मांग रखता है या उसके परिवार वाले कोर्ट के ऑर्डर से पेशेंट का जीवन खत्म कर देते हैं। इसका मकसद उस पेशेंट को दर्द से मुक्ति दिलाना होता है। मगर स्वेच्छा तो बिल्कुल फिट है, फिर वो क्यों मर्सी किलिंग की मांग कर रही है? दरअसल उसको ये समाज जीने लायक नहीं लगता, इसलिए वो जीना नहीं चाहती। पर इतनी छोटी बच्ची के साथ क्या है इतना बुरा घट गया कि वो इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए तैयार हो गई? ये तो हमें आगे पता चलेगा दोस्तों। मगर फिलहाल स्वेच्छा की खबर जल्द ही राजभवन तक पहुंच जाती है और मिनिस्टर इस मुद्दे पर गौर करने को कहती है। इसलिए IAS ऑफिसर लोकल पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर देते हैं कि वो स्वेच्छा को अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। अगली सीन में स्वेच्छा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू के सामने प्रोटेस्ट कर रही होती है और वहाँ कुछ लोग उसका सपोर्ट में भी खड़े होते हैं। वो स्वेच्छा को जस्टिस दिलाना चाहते हैं। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आकर स्वेच्छा को अरेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, मगर वो उनके साथ चलने से मना कर देती है, ये कहकर कि जब तक मेरी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। और तब पुलिस ऑफिसर तो हंसते हुए कहते हैं कि अरे पगली, तुम्हारी बात ऊपर तक पहुंच गई है और मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है कि तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए ताकि वो तुम्हारी मांग को अच्छे से पूरा कर पाए। ये जानने के बाद स्वेच्छा अपने सपोर्टर्स का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करती है और फिर पुलिस के साथ चली जाती है। इसके बाद सीन पास्ट में एक ऑर्फनेज में शिफ्ट होता है दोस्तों, जहाँ स्वेच्छा रहा करती थी। वहाँ पर एक दिन दान पेटी से सारे पैसे चोरी हो गए थे, इसलिए पुलिस इंस्पेक्टर आकर ऑर्फनेज में रहने वाले और वहाँ पर काम करने वाले सभी को कहते हैं कि जिसने भी ये चोरी की है वो खुद ही कन्फेस कर लो, वरना जब हमें पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा। पहले तो दोस्तों वॉचमैन की ओर देखते हैं पर वो तो मना कर देता है। फिर वो ऑर्फनेज में रहने वाली एक लड़की की ओर देखते हैं और कहते हैं तुम लोग तो अनाथ हो और तुम्हें चोरी जैसी आदत लगना बहुत ही आम बात है। और दोस्तों ये बात स्वेच्छा को बुरी लग जाती है और वह इंस्पेक्टर को अपनी जबान संभाल कर बात करने को कहती है कि जरूरी नहीं कि हर अनाथ बच्चा चोर ही बने। जब तक हमें चोर के बारे में पता नहीं चल जाता, आपको किसी को वर्बली अब्यूज करने का कोई हक नहीं है। तभी दोस्तों वहाँ पर ऑर्फनेज के मालिक ताली बजाते हुए आते हैं। दरअसल उन्हें स्वेच्छा की बात बहुत ही बढ़िया लगी होती है। वो ऑर्फनेज के मैनेजर से कहते हैं कि आज तक तो इस ऑर्फनेज में चोरी की घटना कभी नहीं घटी, फिर अचानक से कैसे हो गया? यहाँ किसी नए आदमी ने एंट्री ली है क्या? तो वो जवाब देता है कि हाँ, हमारे दोनों वॉचमैन न्यू है। इंस्पेक्टर सभी से माफी मांगते हुए दोनों वॉचमैन को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। वहाँ वो अच्छे से पूछताछ कर पाता है उनकी। ऑर्फनेज के मालिक यहाँ स्वेच्छा से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? वो कहती है कि सर अच्छी चल रही है। फिर मालिक खुश होकर दोस्तों उसको कुछ पैसे देते हैं। और अगले सीन में ऑर्फनेज में क्लास चल रही होती है। जल्द ही इंडिपेंडेंस डे आने वाला होता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे होते हैं। कोई डांस तो कोई सिंगिंग तो कोई कुछ कर रहा होता है। और वहीं हमारी स्वेच्छा ह्यूमन रिलेशन के ऊपर एक स्पीच देने वाली होती है। ये बात सुनकर स्वेच्छा के क्लास टीचर उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या, तुम्हारे माँ बाप का तो पता नहीं, उन्होंने तुम्हें पैदा करके छोड़ दिया और तुम्हें ह्यूमन रिलेशन के ऊपर स्पीच देनी है। बताओ, ह्यूमन रिलेशन कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है जिसके बारे में सबको पता होगा। इसे बस महसूस किया जाता है और तुम तो ठहरी अनाथ, तुम्हें कहाँ से पता होगा इसके बारे में? क्लास टीचर की बातों से दोस्तों स्वेच्छा काफी हर्ट होती है। उसकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, मगर फिर भी इसका क्लास टीचर पे दोस्तों कोई असर नहीं पड़ता। अब अगले सीन में एक अमीर कपल अपने इकलौते बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने एक ऑर्फनेज में आते हैं दोस्तों। पूरे ऑर्फनेज को सजा दिया जाता है। वो लड़का सभी के सामने केक कट करता है और उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्यार से देख रहे होते हैं। ये देखकर स्वेच्छा को बड़ा बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लग जाती है। मगर मैनेजर उसे उस बच्चे को बर्थडे विश करने को कहते हैं, जिसके जवाब में स्वेच्छा कहती है कि मैं उसे बर्थडे विश क्यों करूं? ये तो हमारे जले पे नमक छिड़कने आते हैं। ये आते हैं यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करके दिखाते हैं कि देखो हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, पर इनके दिल में एक भी बार ये ख्याल नहीं आता कि ये सब कुछ देखकर हमें हमारे पेरेंट्स की कमी महसूस होती होगी। बहुत बुरा फील होता है इससे हमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बर्थडे पे ही हमें ऐसा महसूस होता है, बल्कि साल भर लोग कुछ न कुछ सेलिब्रेट करने के लिए ऑर्फनेज में आते रहते हैं और हमें महसूस करवाया जाता है कि हम उनके जैसे नहीं है। और साथ ही साथ वो 2 रुपए के चॉकलेट और 5 रुपए की आइसक्रीम देकर ऐसे महान बनते हैं जैसे उन्होंने पता नहीं हमारी लाइफ को कितना इंप्रूव कर दिया हो, क्या कर दिया हो हमारी लाइफ में। जैसे वो इतने पे भी नहीं रुकते, बल्कि ये सब करते हुए फोटोज और सेल्फीज लेकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करके हमें भिखारी जैसा फील करवाते हैं। स्वेच्छा की बातें सुनकर दोस्तों सभी उसका दर्द महसूस कर पाते हैं। रात में भी
सोते सोते अचानक स्वेच्छा उठकर बैठ जाती है। तभी उसकी सहेलियां पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें। वो कहती है कि दुनिया में कितने सारे लोग हैं ना जिनके पास माँ बाप है, तो फिर भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया यार, उन्होंने हमें अनाथ क्यों बनाया। तब स्वेच्छा की फ्रेंड्स उसे समझाती हैं कि जिस भगवान ने हमें दुख दिया है वो ही हमें एक दिन खुशियां भी देगा, इसलिए ज्यादा सोचो मत इस बारे में। अगले दिन दोस्तों स्वेच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाती है और अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहती है, मेरा जन्म इसी हॉस्पिटल में हुआ था, क्या आप बता सकते हो कि मेरे पेरेंट्स कौन है। मगर सर्टिफिकेट पे सिर्फ जन्म की तारीख और साल लिखा होता है दोस्तों, जिसको देखकर डॉक्टर तो भड़क जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुमने अपने हाथों की लकीरें दिखाकर ये नहीं पूछा कि तुम्हारे माँ बाप दिखते कैसे हैं, और वैसे भी पुराने रिकॉर्ड्स को गोडाउन में फेंक दिया गया है, कहाँ से पता चलेगा। दोस्तों स्वेच्छा तो हाथ जोड़कर विनती करती है कि प्लीज सर मुझे मेरे माँ बाप के बारे में बता दीजिए प्लीज, और तब वो गुस्से में बर्थ सर्टिफिकेट को मचोड़ मचोड़ कर फेंकते हुए कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। तभी दोस्तों वहाँ का वॉचमैन स्वेच्छा को यहाँ काम करने वाली पुरानी नर्स देवम्मा से जाकर बात करने को कहता है, शायद वो कोई मदद कर पाए, इसलिए स्वेच्छा उनके पास जाती है। वो तो सर्टिफिकेट देखकर पहचान जाती है कि अरे ये मैंने लिखा था। फिर वो उसे बताती है कि एक रात भारी बरसात में तुम्हारी मॉम अकेले एक रिक्शा से डिलीवरी करवाने आई थी, उनके साथ और कोई नहीं था, रात भी बहुत हो चुकी थी। मैंने डॉक्टर को जाकर सारी बात बताई, पर डॉक्टर को अपने किसी पर्सनल काम से बाहर जाना था, साथ ही उनका कहना था कि पेशेंट के साथ कोई भी नहीं आया, अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये कहकर डॉक्टर तो चले गए और तब मैंने ही डिलीवरी करवाई। मैंने तुम्हें तो बचा लिया बेटा, पर तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाई। ये सुनकर स्वेच्छा इमोशनल होकर रोने लग जाती है, कहती है आपको मेरी मॉम के बारे में और कुछ पता है तो प्लीज बताइए। नर्स कहती है मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर राम जिसने रिक्शा से तुम्हारी माँ को यहाँ पर पहुँचाया था शायद उसे कुछ पता हो, मगर मुझे राम के बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। स्वेच्छा दोस्तों शहर में हर जगह राम नाम के बंदे वाले रिक्शे के बारे में पूछती है। वो ये पूछताछ कर ही रही होती है कि तभी एक टपोरी से दिखने वाला आदमी नोटिस कर लेता है और वो सामने आकर स्वेच्छा से कहता है कि तुम उसी राम नाम के रिक्शा वाले को ढूंढ रही हो ना, जो थोड़ा बूढ़ा है, चलो मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाता हूँ उसके घर। ये चीज दोस्तों एक औरत नोटिस कर लेती है जो पास ही में स्टॉल पे सामान बेचा करती है, पर वो उस आदमी को पुलिस की धमकी देकर भगा देती है क्योंकि उसके इंटेंशंस बिल्कुल सही नहीं थे। फिर वो खुद स्वेच्छा को राम के घर के बाहर छोड़कर आती है क्योंकि उस औरत का पास्ट में राम के साथ अफेयर था। इसीलिए जब राम को पता चलता है कि स्वेच्छा को उस लेडी ने यहाँ पर भेजा है तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें यहाँ भेजा है। तभी दोस्तों पर राम की बीबी उसको सुनाती है कि अरे एक पैर कब्र में है और फिर भी इस आदमी की देखो ठरक कम नहीं हो रही। स्वेच्छा सारी चीजें सही से राम को समझाती है कि मैं यहाँ अपनी माँ के बारे में जानकारी लेने के लिए आई हूँ। फिर वो नर्स की बताई भी सारी स्टोरी राम को सुनाती है। अब दिमाग पे थोड़ा जोर डालने पर राम को याद आ जाता है कि हाँ उस रात भारती नाम की औरत सड़क पे जख्मी हालत में पड़ी हुई थी, तब मैं ही उसकी मदद करने के लिए गया था। जिस दौरान मुझे पता चला कि भारती ककिंडा नाम की जगह की रहने वाली थी। वो उस वक्त लेबर पेन में थी और उसे उस समय अपने बच्चे की जान की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं उसको पास के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गया, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। तब स्वेच्छा बताती है कि आपको पता है वो मेरी ही माँ थी, मुझे जन्म देने के बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद स्वेच्छा वापस उस लेडी के पास जाती है जिसने उसे राम के घर तक पहुंचाया था। वो उसे भी सारी स्टोरी सुनाती है और कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे दुनिया में लाने के लिए बहुत दर्द सहा है, इसलिए मुझे ये जानना है कि उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ था। वो इस तरह आधी रात को बीच सड़क पर क्या कर रही थी, प्रेग्नेंट होने के बाद भी उनके साथ उस रात कोई आया क्यों नहीं। हालांकि दोस्तों वो लेडी स्वेच्छा को पास्ट की बातें भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहती है, मगर स्वेच्छा नहीं मानती। वो चल पड़ती है अपनी माँ के गाँव, जहाँ महेश नाम का आदमी पंचायत इलेक्शन के लिए माइक से प्रचार कर रहा होता है। वो पास ही की दुकान पर कुछ खाने पीने के लिए रुकता है। वहीं स्वेच्छा आती है और भारती के बारे में पूछती है। उसका नाम सुनकर गांव वाले बड़ा ही डिस्गस्टिंग फील करते हुए कहते हैं, अरे लड़की तुमने किसका नाम ले लिया, भारती का परिवार तो गांव के बाहर रहता है। इनकी बातें दोस्तों महेश भी सुन लेता है। वो स्वेच्छा को साइड में जाकर कहता है कि तुम भारती के बारे में पूछ रही हो ना, मैं बताता हूँ तुम्हें। इसके बाद दोस्तों सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। महेश भारती को पसंद करता था, पर भारती तो पढ़ लिख कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाहती थी, मगर महेश एक अच्छा लड़का था। वो भारती के पेरेंट्स के काम में बहुत मदद करता था, इसलिए सबको पता था कि महेश भारती से ही शादी करेगा। महेश के एफर्ट्स देखकर भारती भी धीरे धीरे उसको पसंद करने लगी थी। दोनों साथ में बड़ा अच्छा टाइम बिताते थे। फिर एक दिन ये होता है कि भारती लापता हो जाती है और शाम होने के बाद वो घर आती है तो वो काफी जख्मी होती है, जिससे उसके पेरेंट्स और महेश बड़े परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ। पर भारती के साथ क्या हुआ दोस्तों ये वो किसी को नहीं बताती। कुछ दिनों के बाद जब महेश मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जा रहा होता है तो अचानक भारती के फादर आते हैं और कहते हैं कि इस बार थोड़ा जल्दी आना बेटा, मैं तुम्हारी शादी भारती से करवाना चाहता हूँ। महेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो 20 दिन के बाद जब गाँव आता है
तो पता चलता है कि फिश लॉर्ड राजू के नीचे काम करने वाला वीरू के बेटे से भारती की शादी हो चुकी है, पर वो लड़का गे है। उसकी जगह दोस्तों उस लड़के का पिता वीरू भारती के साथ जबरदस्ती करता है, जिससे डरकर भारती वापस अपने घर भाग जाती है। सही वक्त पे महेश आकर वीरू के गुंडों से फाइट भी करता है, जिसके बाद फिश लॉर्ड राजू बीच में आकर फैसला करता है कि भारती को वीरू के घर ही जाना होगा। मगर उन्हें नहीं पता होता कि भारती तो खुद को बचाने के लिए घर छोड़कर भाग चुकी है। और इसके कुछ दिनों के बाद न्यूज में आता है कि भारती को पुलिस ने रेड लाइट एरिया में पकड़ा और वो खुद अपने मुंह से कह रही होती है कि मैं पैसों के लिए अपने जिस्म को बेचती हूँ, जिससे सारे गांव वालों को भारती के इस गांव से होने पर शर्मिंदगी होती है। राजू जो खुद को इस गांव का भगवान समझता था, वो किसी भी हाल में अपने गांव को भारती को लेकर आने को कहता है। यहाँ लाने के बाद तो सारे गांव वाले उसे ईंट पत्थर से मारते हैं, यहाँ तक कि वो तो उसको जिंदा जलाकर मारने की भी कोशिश करते हैं। और तब भारती के माँ बाप बीच में आकर उसे किसी तरह बचाते हैं। इसके बाद भारती दोबारा कभी गाँव लौट कर नहीं आई। प्रेजेंट में महेश स्वेच्छा को उसके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलवाता है, पर गुस्से में स्वेच्छा बिना उनसे बात किए चली जाती है, क्योंकि उन्होंने भारती की हिफाजत सही से नहीं की। इसके बाद स्वेच्छा पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि साल 2008 में आपने भारती नाम की लड़की को प्रोस्टिट्यूशन के केस में अरेस्ट किया था, मुझे उस केस की FIR की कॉपी चाहिए। इंस्पेक्टर पूछता है क्यों, तुम्हें वो क्यों चाहिए, कौन लगती हो तुम उसकी? स्वेच्छा कहती है वो मेरी माँ थी। इस पे दोस्तों इंस्पेक्टर बड़े ही डिसरिस्पेक्टफुल में कहता है कि ओहो तुम उस प्रोस्टिट्यूट की बेटी हो, तो कहीं तुम भी वही काम तो नहीं करती? दोस्तों स्वेच्छा को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो इंस्पेक्टर को डांट कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी स्वेच्छा संविधान के राइट्स याद दिलाते हुए कहती है आप एक सिटीजन को FIR की कॉपी देने से मना नहीं कर सकते और ना ही गंदे तरीके से मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप सीधे तरीके से बात नहीं मानेंगे तो मैं मीडिया में जाकर रहूंगी, कोर्ट में जाऊंगी, ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जाऊंगी। ये सारी चीजें सुनकर इंस्पेक्टर सोचता है कि अरे कौन इतने झमेले में पड़ जाए, चुपचाप उसको FIR की कॉपी दे दो। दे देता है दोस्तों वो। उसे लेकर स्वेच्छा कुछ लॉयर्स के पास जाती है और अपनी माँ के केस को रीओपन करवाने को कहती है, मगर जैसे लॉयर प्रोस्टिट्यूशन का नाम सुनते हैं वो पीछे हट जाते हैं दोस्तों। फिर एक दिन स्वेच्छा अपने ऑर्फनेज के मालिक के पास जाती है, जो कि पेशे से एक वकील भी होता है। उन्हें स्वेच्छा अपनी और अपनी माँ की सारी कहानी सुनाती है और इमोशनल होकर कहती है मेरी सीता समान देवी माँ को इस समाज ने बहुत परेशान किया है, ऐसे समाज में मैं जीना नहीं चाहती। तब वो लॉयर स्वेच्छा को समझाते हैं कि देखो अगर तुम खुद से खुद की जान लोगी या कोई तुम्हें जान से मारेगा तो वो एक क्राइम होगा, इसीलिए अगर तुम्हें मौत चाहिए ही तो तुम्हें कोर्ट से मर्सी किलिंग की मांग रखनी होगी। जिसके बाद तो दोस्तों स्वेच्छा प्रोटेस्ट में बैठ जाती है। बात ऊपर तक पहुंचने पे पुलिस ऑफिसर्स स्वेच्छा को अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं और अब यहाँ से होती है स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट। अब मजिस्ट्रेट भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों स्वेच्छा मर्सी किलिंग की मांग रख रही है। तब वो अपनी माँ की दर्द भरी कहानी उनको सुनाती है। तब मजिस्ट्रेट एक स्पेशल ऑफिसर को तैनात करते हैं और भारती के केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके सारे दोषी को कोर्ट में पेश करने को कहते हैं। कोर्ट के सेशन से हमें एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। दरअसल फिश लॉर्ड राजू का शिवम नाम का एक बेटा था। शिवम की नियत भारती पे काफी खराब थी, इसलिए वो एक दिन भारती के मना करने के बाद भी उसे कॉलेज तक लिफ्ट देने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठाता है और कॉलेज ड्रॉप करने की जगह अपने फार्म हाउस लेकर जाता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है और इस चीज का वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है। इस दिन भारती दिन भर लापता रही थी और रात में घर जख्मी हालत में पहुंची थी दोस्तों। इसके बाद तो शिवम हमेशा उसकी MMS को पब्लिक करने की धमकी देकर भारती को जब मन करे जहां मन करे मिलने के लिए बुलाता था और उसका इस्तेमाल करता था। एक दिन जब भारती के साथ अपने फार्म हाउस पे वो होता है तो वहाँ शिवम के डैड राजू आ जाते हैं। वो उस पर गुस्सा करते हैं, इसलिए नहीं कि वो भारती की जिंदगी के साथ खेल रहा, बल्कि इसलिए कि बेटा तुम्हें एक नीची कास्ट की लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का सोचना भी नहीं चाहिए था। तुम्हें तो इस जैसी लड़कियों को एक बार यूज करके दोबारा मुंह नहीं लगाना चाहिए। फिर दोस्तों वो भारती को मारते पीटते हैं कि तुमने मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे बेटे के साथ सोने की। और तब भारती बताती है कि मैं शौक से आपके बेटे के साथ नहीं सोती, बल्कि उसने मेरा MMS बना के रखा हुआ है। भारती दोस्तों उसको वो MMS दिखाती है, जिसको देखने के बाद राजू उल्टा भारती को मारता है। इस घटना को राजू का आदमी दोस्तों वीरू अपने लिए यूज करना चाहता था। वो कहता है कि मेरी बीवी की मौत हो चुकी है और मेरा इकलौता बेटा गे निकल चुका है, इसलिए मेरे घर में एक औरत की सख्त जरूरत है, आप भारती को मुझे दे दीजिए। जिसके बाद दोस्तों राजू भारती को डराता धमकाता है और कहता है कि अब से मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा ही करना, वरना मैं तुम्हारे माँ बाप को मार डालूंगा। और फिर वो भारती के माँ बाप को बुलाता है और बताता है कि भारती और वीरू के बेटे को मैंने रंगे हाथों गलत काम करते हुए पकड़ लिया है। तुम्हारी बेटी कैरेक्टर लेस है, गांव का माहौल इसकी वजह से खराब ना हो, इसीलिए अभी ही मंदिर में हमें भारती और वीरू के बेटे की शादी करवानी होगी। तो दोस्तों इस तरह से भारती की जबरदस्ती शादी वीरू के बेटे से करवा दी जाती है, जो कि गे था।
और फिर वीरू अपने बेटे की वाइफ को अपनी वाइफ समझकर उसके साथ जबरदस्ती करता है, जिसके बाद भारती अपने गांव वापस आ जाती है। मगर तब राजू और वीरू मिलकर उसे दोबारा लेने के लिए आते हैं। उनसे बचने के लिए भारती शहर भाग जाती है, पर यहाँ भी दो अमीरजादे अपनी गाड़ी में बीच पर भारती के साथ दोस्तों बहुत बुरा करते हैं, जिन्हें पुलिस तो पकड़ लेती है, मगर जबरदस्ती करने वाले लड़के बड़े अमीर परिवार से थे, जिसकी वजह से पुलिस उनकी ही बात सुनती है और वो उल्टा भारती को ब्लैकमेल करके मीडिया में झूठा बयान देने पे मजबूर कर देते हैं कि तुम ये कहना कि मैं पैसों के लालच के लिए प्रोस्टिट्यूट बन गई। और दोस्तों फिर जब ये खबर गांव तक पहुंची तो राजू और गुस्सा हो जाता है। प्रेजेंट में मजिस्ट्रेट उन सभी लोगों का डीएनए टेस्ट करवाते हैं जिन्होंने भारती के साथ जबरदस्ती संबंध बनाया था, पर ताजुब की बात तो यह होती है कि उनमें से कोई भी स्वेच्छा का बायोलॉजिकल फादर नहीं निकलता। कई सारे दोषियों को उम्र कैद की सजा होती है और सारे विलेजर्स जिन्होंने भारती को टॉर्चर किया था उन्हें सजा के तौर पर ऑर्फनेज में जाकर बच्चों की सेवा पानी करने को कहा जाता है और अपने पैसों के साथ उन अनाथ बच्चों को चीजें भी खरीद कर देने को कहा जाता है। साथ ही उन्हें दोबारा ऐसी किसी भी गतिविधि में इन्वॉल्व होने से मना किया जाता है। दोस्तों स्वेच्छा केस तो जीत गई थी, उसके माँ के दोषियों को सजा मिल गई थी, मगर मीडिया वाले अभी भी स्वेच्छा से ऊल जूल सवाल कर रहे होते हैं कि क्या कोर्ट के कहने से समाज ये मान लेगा कि तुम्हारी माँ प्रोस्टिट्यूट नहीं थी? वो तो अभी भी तुम्हें एक प्रोस्टिट्यूट की बेटी ही कहेंगे। तुम्हें जिंदगी में बहुत से ताने सुनने पड़ेंगे। दोस्तों ये सारी चीज जब विजय नाम का एक बिजनेसमैन टीवी पर देखता है तो उसे स्वेच्छा के लिए बहुत बुरा फील होता है। विजय वैसे भी बहुत ही पहले से स्वेच्छा के केस पर नजर रखे हुए था, इसलिए वो अगले दिन मीडिया वालों को बुलाकर अनाउंस करता है कि मैं स्वेच्छा को अडॉप्ट करके अपनी बेटी बनाने वाला हूँ। उसने जितने दुख झेले थे वो झेल चुके हैं, बस अब उसे मैं अपनी महल की राजकुमारी बनाकर रहूंगा। अगले दिन स्वेच्छा को विजय के घर लाया जाता है। दोस्तों वहाँ पंडित भी आए होते हैं। वो आज पूजा वगैरह करके स्वेच्छा को विजय के हवाले कर देना चाहते हैं थोड़े रीति रिवाज से। जब विजय और स्वेच्छा अकेले में होते हैं तो स्वेच्छा उसे अपना फादर कहती है, जिस पे हंसते हुए वो भी कहता है कि बेटा अभी तो पूजा भी नहीं हुई है, पूजा के बाद ही मैं तुम्हारा फादर बन पाऊंगा। तब दोस्तों स्वेच्छा एक और राज पर पर्दा उठाते हुए कहती है, पूजा की क्या जरूरत है, आप तो मेरे रियल में फादर है ना। दरअसल दोस्तों जिस रात राम को भारती मिली थी तो उसने दूर से ही देख लिया था कि भारती को कार से एक आदमी उतार कर रोड पे सुलाकर भाग रहा है। राम ने उस कार का नंबर प्लेट याद कर रखा था और अब उसने ये बात स्वेच्छा को भी बता दी थी, जिससे उसे पता तो चल गया था कि कुछ तो झोल है, पर वो क्या है वो अब विजय के मुंह से सुनना चाहती है। तब विजय बताता है कि जब प्रोस्टिट्यूट होने वाली बात न्यूज में आई थी और भारती को उसके गांव वालों ने जान से मारना चाहा तो वो भागकर वापस शहर आ गई। तब उसकी मुलाकात मुझसे हुई थी। उसने मुझे अपनी सारी दुख भरी दास्तां सुनाई। उसके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, इसलिए मैं उसको अपने घर लेकर आ गया। मगर रात में मैंने शराब पी ली और भारती को नहाते हुए देख लिया, जिससे मेरी नीयत खराब हो गई और मैंने भारती के साथ संबंध बनाया। मगर अगले ही दिन मुझे होश आया और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए मैंने भारती से माफी मांगी और उसकी सारी जरूरतों को पूरा करने का वादा किया। मैंने उसको अपने फार्म हाउस पे एक नौकर के देख रेख में रखा था। जब कुछ महीनों के बाद मैं भारती से मिलने के लिए गया तो मैंने देखा कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैंने उसे अबॉर्शन करवाने को कहा, पर वो अपनी जिद पे अड़ी हुई थी कि मुझे अपने बच्चे को इस दुनिया में लेकर आना है। जब मेरी लाख समझाने पर भी वो नहीं मानी तो मैंने गुस्से में उसको धक्का दे दिया, जिससे उसको चोट आ गई थी। तब मैं और डर गया। इसके बाद मैंने अपने नौकर से कहकर भारती को कहीं छोड़कर आने को कहा और वो उसको रोड पर छोड़कर आ गया। दोस्तों इसके बाद की स्टोरी आपको पता है। अब स्वेच्छा बताती है कि आपने अपनी गलती की सजा मेरी माँ को दी। अगर आप उस रात उन्हें घर से नहीं निकालते और उन्हें अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दिलवाते तो आज वो जिंदा होती। मैं अब आपका ये भांडा फोड़ दूंगी। दोस्तों विजय को अपनी इज्जत जान से प्यारी होती है, इसलिए वो तुरंत ही गन निकाल कर स्वेच्छा को शूट करने वाला होता है। तभी स्वेच्छा टीवी ऑन कर देती है और विजय द ग्रेट बिजनेसमैन खुद को लाइव देख पाता है। दरअसल स्वेच्छा ने अपने बैग के फ्लावर में हिडन कैमरा छुपा कर रखा हुआ था। विजय ने खुद से जो अपना गुनाह कबूल किया था वो न्यूज की हेडलाइंस बन चुकी थी, जिसके बाद स्वेच्छा वहां से चली जाती है। पर अपनी इज्जत इस तरह बर्बाद होते हुए देखकर विजय से रहा नहीं जाता और वो खुद को मार डालता है। इस तरह स्वेच्छा अपनी माँ के सभी गुनहगारों को सजा दिलवा देती है दोस्तों, और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपका क्या कहना है इस मूवी के ऊपर, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।